अ, जय महेश। आप सभी का आज बुलाए गए इस वेबिनार में महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से मैं सचिव डॉक्टर गोविंद मंत्री आप सभी का शब्द सुमन से स्वागत करता हूं। और आज वी आर फॉर्चुनेट कि आज हमें बहुत अच्छे वक्ता हमारे खासदार माजी मंत्री आदरणीय सुरेश जी प्रभु सर उपस्थित हुए हैं, जो हम युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। तो मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के युवा अध्यक्ष पे हार्दिक साडा को बुलाना चाहूंगा कि वो आके अपना विचार प्रकट करे। प्रदेश के युवा अध्यक्ष पे हार्दिक जी साडा। जय महेश। भारत सरकार और महाराष्ट्र के हमारी शान जो रेलवे मंत्री थे, 6 टर्म में जो खासदार है और खुद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें स्पेशली डायरेक्टली रेलवे मंत्री बनाया, ऐसे हमारे आदरणीय सुरेश जी प्रभु कुछ बहुत ही कम समय की इंटीमेशन में हमको प्राप्त हुए। मैं संगठन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। युवाओं की इच्छा क्या है और माहेश्वरी समाज का भारत में किस प्रकार से योगदान है, जीडीपी में योगदान क्या है। अब जो हमारे मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको साथ में लेते हुए माहेश्वरी समाज और युवाओं में जो ऊर्जा है, जो मोदी जी का भी सपना है कि युवा अगर काम करेगा तो देश एक अखंडता से ऊपर जाएगा, इंडस्ट्री में ऊपर जाएगा। इसलिए अब हमारे संगठन माहेश्वरी समाज के माध्यम से भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या जिला सरकार हो, सबके साथ में हमारी जो तकलीफें हैं वह जोड़ने का काम आज की सुरेश प्रभु जी के माध्यम से शुरुआत हुई है। और सरकार के साथ में समाज संगठन जुड़ेगा तो निश्चित ही हमारी तकलीफें हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी अनेक अपेक्षा आपके साथ में है। आज कोविड के बाद में आप जो हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने आएंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, निश्चित ही हमें इसका समाज को बहुत बहुत फायदा होगा। ऐसी अनेक अपेक्षा के साथ में आपका यहाँ पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय महेश। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है माहेश्वरी समाज का। अब मैं शुभकामना देने के लिए बुलाना चाहूंगा अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के सांस्कृतिक मंत्री, हमारे सभी के चहीते भाई राजेश जी मंत्री को। जय महेश, आई एम ऑडिबल? यस यस। महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन के भाई हार्दिक जी, गोविंद जी, राहुल भैया और पूरी टीम को इस शानदार और समय अनुपयोगी आयोजन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने समय के अनुकूल आयोजन रखा। साथ ही हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली तो जो सबसे पहले अपनी टीम बनानी चाहिए उसमें सबसे पहले नॉमिनेट किया सुरेश प्रभु जी को, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी ज्ञानता, उनकी दक्षता, उनकी श्रेष्ठता थी और वो उनकी सहजता और सुलभता थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अपनी टीम में रखा। और हमने उसके बाद रेलवे में बहुत ही सारे बदलाव देखे। तो ऐसे शख्सियत को हम सब सुनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन को साधुवाद है और महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन को मैं साधुवाद हमेशा देता हूं, क्योंकि समय के अनुसार आप हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव लाकर, नई चीज लाकर आप लोग युवाओं के लिए करते रहते हैं। और वो कहते भी हैं कि जो समय के साथ अपने आप को बदलते हैं, जो समय के साथ अपने आप को बदलते हैं, वही दुनिया में सूरज की तरह चमकते हैं। तो हमारा महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन भी वैसा ही है। मैं पुनः साधुवाद दूंगा महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन को। और ज्यादा समय ना लेते हुए आपने मुझे बुलाया, ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए कोटि कोटि आभार, साधुवाद। आइए हम सब सुनेंगे सुरेश प्रभु जी को और निसंदेह उनका मार्गदर्शन आज जो हमारे युवा जिस अंधकार में एक है कोविड के बाद, उससे प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। इन्हीं भाव के साथ सादर जय महेश, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई फॉर काइंड वर्ड्स। अब दोस्तों वो घड़ी आ गई है कि जिसे हमें आज के मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय खासदार सुरेश प्रभु जी को हमें सुनना है। उनका परिचय देने हेतु मैं बुलाना चाहूंगा प्रदेश के शासकीय समिति के मुख्य समन्वयक डॉक्टर स्वप्निल जी मंत्री। धन्यवाद डॉक्टर गोविंद भाई। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस आभासी बैठक में देश के जाने माने नेता, पूर्व केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग, रेल एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सुरेश प्रभु जी, आपका जन्म 11 जुलाई 1953 को हुआ। आपका पूरा नाम सुरेश प्रभाकर जी प्रभु है। आप पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एवं वित्तीय क्षेत्र के कुल देवता के रूप में आपने कार्य किया है। आपने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में 6 अलग अलग मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इसी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 4 विभिन्न मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। आप 4 बार लोकसभा के सांसद एवं अभी दूसरी टर्म राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्यरत है। आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं कराधान विषयों पर विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशन किया है। साथ ही सबसे बड़े कोऑपरेटिव बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया है। आपको एशिया वीक के भारत के 3 भावी नेताओं में से एक इस रूप में दर्ज किया गया है। साथ ही विश्व बैंक के संसदीय नेटवर्क एवं दक्षिण एशिया जल क्षेत्रीय समूह सदस्य बनने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आप वर्तमान में ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के चांसलर है एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। साथ ही आप विश्व के विविध 16 संगठनों से जुड़े हैं। पुनश्च माहेश्वरी युवा संगठन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद कि आपने हमारी विनंती को मान देकर आज आप हम सभी युवा साथियों को मार्गदर्शन करेंगे। मैं माननीय प्रभु सर से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब युवा लोगों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे मित्र स्वप्निल मंत्री जी वो हमेशा के लिए मंत्री रहते हैं, मैं कुछ समय के लिए मंत्री था। आप जन्म से मंत्री है और हमेशा के लिए मंत्री रहेंगे, ऐसे आप मंत्री है। तो आप सबको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की विशेषता क्या है। सब युवा लोग हैं, सब ऐसे लोग हैं जो आज ज्यादा उम्र न होने के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़े हैं या खड़े रहने की उम्मीद रखते हैं। कोई भी समाज इसीलिए तरक्की करता है, कोई भी देश इसीलिए बड़ा है, इसलिए इसे जाना माना जाता है जब वहां की जनता अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता रखती है। जब हम सरकार के ऊपर ही निर्भर रहेंगे या अपने माता पिताओं को कहेंगे कि आप हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी संभालिए, तब ना तो परिवार ऊपर आ सकता है, ना ही तो कभी समाज भर के विश्व के सामने अपने को पेश कर सकता है। आप ऐसे लोग हैं जिनमें जिद भी है, क्षमता भी है और आने आने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता करने की आप सब लोगों की तैयारी भी है। इसलिए मैंने आपको बधाई दी। आज का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि आप सब लोग कारोबारी है, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं थोड़ा सा कठिन समय है। कठिन इसीलिए है कि उस समय तो ऐसे था पिछले साल में जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आज भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी पहचान लोगों को दिखाने के लिए मास्क नीचे करना पड़ता है, यानी अपने को छुपा के ही हम बाहर निकल सकते हैं। समय कठिन जरूर है और ऐसे समय में आपका जो आज का विषय है कि हम कारोबार कैसे कर सकते हैं, आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूं।
लाखों सालों से हम सब लोग इस भूतल पर रह रहे हैं। यानी मैं और आप तो नहीं रहे लाखों सालों से, लेकिन हमारे जो पूर्वज है वो भी रहते थे और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन आदमी, ह्यूमन बीइंग, लाखों सालों से भूतल पे रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों साल तक वो क्यों रहा होगा? एक बात है कि प्रकृति का एक नियम रहा है कि जो भी स्पीसीज, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, जो भी जिसपे भी जीवितता मौजूद है, ऐसे जो भी स्पीसीज है, उनकी एक खास विशेषता ये रहती है, जो सबसे यदि कुछ कोशिश करते होंगे तो जीवित रहने की कोशिश करते हैं। बिगेस्ट लिविंग इंस्टिंक्ट इज टू सर्वाइव। फिर बहुत सारे सब लोग कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। छोटे से एंट भी कोशिश करेगा और सबसे बड़ा डायनासोर भी एक समय था, वो भी कोशिश करेगा, सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइव कौन करेगा? सभी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक नई थियरी बनी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ज्यादा मजबूत है, ताकतवान है, वो सर्वाइव करेगा, जो कमजोर है वो चला जाएगा। वैसे होता भी है। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर ये जो नियम है प्रकृति का, ये सब जीवित रहेंगे और सर्वाइवल इसका होगा जो ज्यादा ताकतवान होगा। ये सभी लिविंग स्पेसीज के लिए लागू होता है। सब लोग जीवित रहने की कोशिश करेंगे, सब ज्यादा ताकतवान है ज्यादा समय से जीवित रहेंगे और जो कमजोर है वो चले जाएंगे। लेकिन ये लाखों सालों से हम जो यहाँ पर जीवित रहे, क्या उसका मोटिवेशन सिर्फ यही था कि जीवित रहना? क्या मोटिवेशन होगा? आप लाखों साल पहले लोगों को देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज भी उसकी तलाश में रहते कि पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते हो। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमेशा जमीन के नीचे जाके कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी देखते रहते कि हमारे जीवन किस तरह से था जब हम इतने आज की तरफ से इतने तरक्की नहीं कर चुके थे। क्या था, ऐसा था जिंदगी। तो अब हम ये ह्यूमन हिस्ट्री, हमारी पूर्वजों का इतिहास तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो पता चलता है कि ये लोग हमेशा कुछ न कुछ नई चीज के तलाश में थे। अभी आप कह सकते हैं कि नई चीज इसलिए ढूंढते थे सर्वाइव करने के लिए, उससे भी ज्यादा चीज थी जो और लिविंग बींग्स नहीं कर पाए, हम ही कर पाए। वो ये थी कि हम लोग हमेशा डेवलपमेंट करने के समय भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। जो भी सिविलाइजेशन सबसे एडवांस गिनी जाती है, उस सिविलाइजेशन में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बल दिया जाता था। सुन के हैरानी होगी, माली एक देश है अफ्रीका में। हम तो माली को कहते हैं कि वो जो कुछ ना कुछ पेड़ होते उसकी देखभाल करता है, वो माली होता है। लेकिन वहां जो माली नाम का जो देश है, वहां का एक जो राजा था कुछ समय पहले का, वो विश्व का सबसे अमीर राजा माना जाता था। आज माली की हालत इतनी खराब है, कोई एहसास भी नहीं कर सकेगा, विश्वास भी नहीं हो पाएगा इस बात के ऊपर। इजिप्ट, फारोस थे, उनके राजा थे, बड़े अमीर थे। पिरामिड्स बनाए ताकि हम मरने के बाद भी आज जो मेरी जिंदगी है, मेरा क्वालिटी ऑफ लिविंग है, उसके ऊपर कोई असर ना पड़े,
इसके लिए बड़े बड़े पिरामिड में भी जाते समय सोना भी ले जाते थे, खाना भी ले जाते थे, ताकि मैं मरने के बाद भी मुझे कुछ मिले। हमारी जो सबसे विश्व में भी एक उसकी जान पहचान आज भी है, ऐसी जानी मानी जो संस्कृति थी, इंडस वैली, मोहनजोदड़ो, इसमें क्या था? बड़े बड़े शहर उन्होंने बनाए थे, इरिगेशन चैनल बनाए थे, लेकिन एक बनाने की वजह क्या थी? All these ancient civilizations which are today recognized as the most advanced, बहुत बड़े उभर के जो आए थे, सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से सबसे ज्यादा करते थे। उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी की मान्यता अलग थी, खेती के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता था, कारीगरी के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी।